हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आ यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस यूट्यूब चैनल पर हम जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो कई एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, प्री, मेंस, यूजीसी नेट, सीटेट, स्टेट लेवल टेट और सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर नेशनल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको हमारे इस चैनल का काफ़ी फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ रिपब्लिक्स एंड किंगडम्स इन एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कंप्लीट करा चुका हूँ, वैदिक पीरियड भी कंप्लीट करवा चुका हूँ और जो हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड है वो भी काफ़ी डिटेल में मैंने कवर करवाया है। तो आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो आप जाकर जल्दी जल्दी से उन वीडियोस को चेक कर लीजिए एक बारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है रिपब्लिक्स एंड किंगडम्स इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, जैसे मैंने बताया वैदिक पीरियड भी निकल गया, पोस्ट वैदिक पीरियड भी निकल गया। अभी टाइम पीरियड जो स्टार्ट है वो है 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो मतलब 600 साल बीसी के चल रहे हैं और इस समय में क्या होता है, इस समय में ओरिजिन होता है बड़ी बड़ी किंगडम्स का, बड़े बड़े मतलब राज बनते हैं जिनको नॉर्मली महाजनपद बोला जाता है। जैसे वैदिक पीरियड में जनपद बोला जा रहा था इसको, और यहाँ पे इनको क्या बोला जा रहा है, महाजनपद। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, एम के बाद एच आएगा, महाजनपद बोला जा रहा है इनको। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में इनको जनपद बोला जा रहा था। और जनपद का क्या मतलब होता था, मतलब सिंपल सी बात ये है कि पोस्ट वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड में जिन्हें जनपद बोला जा रहा था उन्हें आज इस टाइम पे आके महाजनपद बोला जा रहा है। मतलब एक ही चीज़ को डिनोट करता है कि इनका टेरिटोरियल एक्सटेंशन है जो और बढ़ गया होगा, टेरिटोरियल एरिया है जो काफ़ी एक्सपेंड हो गया होगा इस समय के दौरान, इसीलिए इसे महाजनपद बोला जा रहा है। ठीक है, तो जनपद का क्या मतलब होता है, जनपद दो शब्दों के मेल से बना है, जना प्लस पदा। ठीक है, जना का मतलब होता है पीपल, ठीक, और जो पदा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फुट, जैसे पैर बोल दो। ठीक है, अभी ये जो जना है, जना का मेनली ये लोगों के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इसको हम काफ़ी ब्रॉड वे में यूज़ करें तो ब्रॉड वे में ये एक एथनिक ग्रुप के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और एक ट्राइब के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम नैरो वे में यूज़ करें तो देन पीपल हो जाता है, अकेला लोग हो जाते हैं, और अगर हम इसको ब्रॉडर वे में यूज़ करें तो देन इसको एथनिक भी बोल सकते हैं और ट्राइब भी बोल सकते हैं। और पदा का मतलब क्या हो गया, फुट हो गया। ठीक है, तो इसका कंबाइनली मतलब क्या आ जाएगा, फुट होल्ड ऑफ ट्राइब। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ तक आर्यंस ने अपने पैर जमा लिए थे उन एरियाज़ को क्या बोला जा रहा था, जनपद बोला जा रहा था। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में आके ये टेरिटोरियल जो एक्सप्रेशन है इनका जनपद के रूप में वो काफ़ी विकसित हो जाता है, काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, काफ़ी मतलब टेरिटरी इनके अंडर आ जाती है, तो इसलिए इनको महाजनपद बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनपद कितने टाइप के थे, यहाँ पे जनपद थे बेसिकली दो तरीके के महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है रिपब्लिक और एक मिलता है मोनार्कीज़। रिपब्लिक का क्या मतलब है, रिपब्लिक जैसे आजकल जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, हेड ऑफ़ द स्टेट क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना गया होगा, उस कंट्री को हम, उस देश को हम रिपब्लिक बोल देते हैं। जैसे इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, उसको क्या किया गया है, उसको लोगों के द्वारा चुना गया है, चाहे उसको इनडायरेक्टली ही चुना गया है। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम भी हमें देखने को मिलता था। और दूसरा सिस्टम जो मैंने बताया मोनार्की सिंपली हम बोल देंगे कि यहाँ पे किंग का शासन हुआ करता था और किंग जो होते थे वो एब्सोल्यूट होते थे। ठीक है, जहाँ पर लोगों का जैसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, ये रिपब्लिक जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहाँ पे जो हेड ऑफ़ द जनपद है, जहाँ फिर जो बोल दो चीफ़ ऑफ द हेड रिपब्लिक्स हैं, उनको कौन चुनते थे, उस एरिया में रहने वाले, जो उस टेरिटरी में रहने वाले जो लोग होते थे वही लोग उसको चुना करते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे साइड बाय साइड एक मोनार्कियल सिस्टम भी चल रहा था। मतलब कुछ राज ऐसे थे जहाँ जिनको
लोग चुनते थे, और कुछ कुछ राज ऐसे थे जो जो क्या है हेरेडिटरी चले आ रहे थे, जैसे राजाओं के बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ रिपब्लिक्स, मतलब रिपब्लिक्स के बारे में बात करेंगे, गणतंत्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ इनको सिंपली गणराज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, गणराज, गणराज, गणराज का मतलब क्या होता है, गणा, गणा या संघ भी बोल दिया जाता है इनको। ठीक है, गणा का मतलब होता है पीपल, यहाँ पे फिर से बोल दो पीपल होता है, और राज का मतलब क्या होता है नॉर्मली, जिसको हम बोल देते हैं रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो मतलब जो भी चीफ होते थे या फिर जो भी कबीलों के मुखी होते थे उनको लोग ही चुनते थे, और जो भी चीफ होते थे उनको राजाओं को अपनी मनमर्जी करने का अधिकार नहीं होता था। उन चीफ को उस एरिया में रहने वाले जो भी ट्राइब के अंडर लोग रह रहे हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना पड़ता था, मतलब उनकी राय के अनुसार ही चलना पड़ता था। अगर वो नहीं करते थे तो देन उनको हटा दिया जाता था। ठीक है, बाकी आगे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में करेंगे। अभी इन चीज़ों के बारे में रिपब्लिक्स थे, किंगडम्स थे, महाजनपद से या जनपद थे, ये सब चीज़ों का मिलता कहाँ से है, हमें डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलता है। जो भी उस समय के हिंदू हमें बोल दो लिटरेचर मिला है, जैनिस्ट लिटरेचर मिला है, या ग्रीक जो ग्रीक्स वगैरह थे उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया, और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर सबसे ज़्यादा हमें लिटरेचर उस समय का जो मिलता है उस टाइम पीरियड का, वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। अभी आप देखो 6th सेंचुरी BC, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महावीर जैना का भी जन्म होगा इसी टाइम पीरियड में, और यहाँ पे बुद्धा का भी जन्म होगा। तो मेनली जो कुछ भी सबसे ज़्यादा लिखा गया इस टाइम पीरियड में वो बुद्धा के रिलेटेड था, या फिर जैनिज़म्स के रिलेटेड था। और इसी से हमें क्या है उस समय के पॉलिटिकल जो भी सिस्टम था, जहाँ इकोनॉमिक से सोशल जो कुछ भी चीज़ें थी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इन बुद्धिस्ट लिटरेचर्स थे, यहाँ पे जो कुछ भी मिल रहा था उस समय। ठीक है, अभी हम इन बात करते हैं इन रिपब्लिक्स का। सिंपली ये चीज़ याद रखो कि उस समय में भी रिपब्लिक्स होते थे, मतलब आज के जैसे डेमोक्रेसीज होती थी, और आज के जैसे हेड ऑफ़ द स्टेट है जो उनको लोग चुनते थे। और ये हेड ऑफ़ द स्टेट या चीफ जिनको बोला जाता था, ये डेस्पॉट नहीं हो सकते थे, इनको लोगों की मर्ज़ी के अनुसार काम करना पड़ता था, और एक निश्चित टाइम के बाद इनको हटा दिया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रिपब्लिक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन देखता था, वो देखता था किंग देखता था। ठीक है, किंग बोल दो, या कहीं जगह पे इनको चीफ भी बोला गया है, इनको मुखी भी बोला गया है। मोस्टली इनको मुखी या चीफ ही कंसिडर किया गया है रैदर देन किंग के। ठीक है, तो ये जो किंग होता था ये आजकल जैसे एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे हमारा प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है, उसी तरीके की भूमिका में होता था ये। ठीक है, आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपनी मनमर्जी करने के लिए नहीं है, उसको भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस में रह के काम करना पड़ता। तो उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पे था। किंग होता था, ये मेनली एग्जीक्यूटिव होता था, मतलब इसका काम क्या होता था, जो पॉलिसीज़ बन गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है इसने। ठीक है, उसको ये इम्प्लीमेंट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अपनी मर्जी नहीं करेगा। अब इसकी किंग की फ़िक्स टर्म होती थी, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुन लिया जाता है, तो इस तरीके का एक फ़िक्स टर्म होती थी। फ़िक्स टर्म के बाद फिर से इलेक्शन होती थी, इलेक्शन के बाद इसको या तो यही चुन लिया जाता था या फिर नया चुन लिया जाता था। ठीक है, इलेक्शन कौन करता था, उस ट्राइब के जहाँ उस एथनिसिटी के जो लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, जिनको जना बोला जा रहा है, मैंने यहाँ पे बताया था ना, जना के 2 एक्सप्रेशन निकलते हैं, नैरोअर नॉर्मली पीपल निकलता है, और ब्रॉडर वे में इसका एक्सप्रेशन निकलता है जहाँ तो ट्राइब और यहाँ फिर एथनिसिटी। ठीक है, जहाँ एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो लोग होते थे ये लोग इस किंग को चुनते थे, फिक्स टर्म के लिए चुनते थे। इसका जो किंग का स्टेटस होता था वो परमानेंट नहीं होता था, इनको हटाया जा सकता था जना के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा हटाया जा सकता था। ये वंशानुसार नहीं था, मतलब ये हेरिडिटरी नहीं था, जैसे किंग का बेटा किंग, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन चलती थी। और ये जना के द्वारा रिमूव भी किया जा सकता था, अगर ये जना के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो जन मिलके इसको क्या कर सकती थी, एक मोशन स्टार्ट किया जा सकता था, और मोशन को मतलब एक तरीके से ख़त्म किया जा सकता। ठीक है, एक असेंबली टाइप होती थी, जैसे आजकल संसद होती है ऐसी असेंबलीज होती थी, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे जना के लोग, और ये मतलब अपनी पॉलिसीज़ वगैरह रखते थे, और उनके अकॉर्डिंग किंग अगर नहीं अच्छा लगा इनको तो देन ये इनको हटा सकते थे। ठीक है, और राजा की जो ये जो इनका चीफ होता था या किंग होता था, इसकी जो रिपब्लिक्स का जो किंग है या मुखिया जो, इसकी पावर्स मतलब लिमिटेड होती थी। ये
मोनार्क्स के जैसा नहीं हो सकता था। मोनार्क कौन से थे? जो किंगडम्स थी नॉर्मली, जिनमें लोग नहीं चुनते थे, मतलब वो नॉर्मली हेरिडिटरी टर्म पे ऊपर राजे बन रहे हैं, ठीक है, उनसे इनकी ताकत क्या है, काफ़ी हद तक कम होती थी। अभी नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या होता था? फंक्शन होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करना, और अपनी जो जन के लोग हैं जिन्होंने इसे चुना है, जिन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया है, उनका लुक आफ्टर करना, मतलब उनके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को इसने क्या करना होता था, सॉर्ट आउट करना होता था। मतलब मेनली इसको चुना ही इसलिए जाता था कि ये लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको क्या करे, सॉर्ट आउट करे, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ जाता है, इसकी हेल्प के लिए कई और भी ऑफिसर्स वगैरह होते थे, जैसे उपराजा, मतलब जैसे ये राजा चुन लेते थे, ठीक है, किंग चुन लेते थे, साथ ही उसकी अगर वो नहीं रहा या उसको बीमार हुआ या कहीं और गया हुआ तो दैन उसके लिए उपराजा, जैसे आजकल बोलते हैं कि एक प्रेसिडेंट होता है और उसकी अगर वो अवेलेबल ना हो तो दैन वाइस प्रेसिडेंट भी चुनते हैं। इसी तरीके का उपराजा भी चुना जाता था। सेनापति का काम आर्मी को देखना होता था, ठीक है। और भंडागारिक होता था, एक भंडागारिक किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है ट्रेजरर को, भंडागारिक या फिर भंडागारिक। ये एक ट्रेजरर होता था जो इसका काम होता था कि जो कुछ भी टैक्स वगैरह आ रहे हैं वो टैक्स वगैरह इकट्ठा करेगा, उसके पास इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। तो ये लोगों को, ये राजा को, ये जो किंग होता था या चीफ होता था, इसको क्या करते थे, इसको असिस्ट करते थे, उसकी हेल्प करते थे, लेकिन इनका नंबर फिक्स नहीं होता था कि हाँ 4 होंगे या 5 होंगे या 10 होंगे। ये जना टू जना, मतलब ये रिपब्लिक टू रिपब्लिक क्या करता था, वेरी करता था। इसके अकॉर्डिंग मतलब काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है, यहाँ पे एक और प्रोविज़न होती थी, संथागार बोला जाता था। क्वेश्चन आ जाता है कि संथागार का क्या मतलब है? तो संथागार एक सेंट्रल काउंसिल होती थी, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, जहाँ संसद होती है, उसी तरीके की एक सेंट्रल काउंसिल होती थी जिसको संथागार बोला जाता था। और इस संथागार का मेन काम क्या होता था? इस संथागार का मेन काम होता था मेनली एक पार्लियामेंट के काम करने होते थे, जिसमें जन के या एथनिक ग्रुप के या ट्राइब के सभी मेंबर शामिल होते थे और वो मीटिंग करते थे। और मीटिंग में क्या होता था, मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस होंगी, उसके अकॉर्डिंग हल तलाशे जाएंगे या कानून वगैरह बनाए जाएंगे। तो इसका मेनली संथागार का काम क्या होता था? लॉ मेकिंग काम होता था, ठीक है, कानून बनाना इनका काम होता था। और जो किंग होता था या चीफ होता था, उन्हीं बने हुए कानूनों को क्या करना होता था, इम्प्लीमेंट करना होता था उसने, ठीक है। तो मतलब राजा अपने तरफ से कुछ कानून नहीं बना रहा, जो संथागार कानून बना रही है उसी को लागू कर रहा है। जैसे आजकल हमारी पार्लियामेंट कानून बनाती है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है जो, वो उसको क्या करती हैं, असली शक्ल देते हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। अभी शुरू में क्या होता था, संथागार में सभी लोग जो एक ट्राइब के या जो एक एथनिक ग्रुप के होते थे, वो सारे लोग उसमें मतलब शामिल होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, उन सभी लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना मुश्किल हो गया। तो फिर क्या होने लगा, फिर यहाँ पे आ गया रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जो आज भी हम देखते हैं। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम देखने को मिलता है कि हमने पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, चाहे तो असेंबली में बैठ के हमारे लिए लॉज बनाएंगे या फिर वो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉज बनाएंगे। तो इस तरीके का सिस्टम वहाँ पर भी था, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है इनकी जो स्ट्रेंथ थी। स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, इनकी पावर की बात नहीं कर रहा। स्ट्रेंथ मतलब मान लो कहीं 500 मेंबर होते होंगे तो कहीं 800 मेंबर भी होते होंगे, कहीं 1000 मेंबर भी होते होंगे। तो ये डिफरेंट है। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट की बात कर लो तो देन इंडिया में नंबर आपको अलग मिलेगा, ठीक है। पाकिस्तान में नंबर आपको अलग मिलेगा, उनके मेंबर्स जितने होते हैं, टोटल मेंबर की अगर बात कर लें तो इस तरीके की स्ट्रेंथ भी क्या होती थी, ये रिपब्लिक टू रिपब्लिक, गना टू गना क्या करती थी, डिफरेंस होता था इनमें और वेरीड करती थी, ठीक है। और किंग जो होता था इसका मुख्य नेता होता था। जैसे आजकल हम बोल दें, अगर पॉलिटिकल साइंस में आपको क्वेश्चन होता है कि लोकसभा का लीडर कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट की बजाय लीडर ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लोकसभा का लीडर कौन है तो देन आप बोलोगे पीएम। अगर आपको पूछा जाए पार्लियामेंट का लीडर कौन है तब भी आपका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, जो संथागार होता था, संथागार एक काउंसिल होती थी, सेंट्रल काउंसिल, उसका मेन लीडर कौन होता था, प्रेसिडेंट की बजाय लीडर कर लो, ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। लीडर कौन होता था तो देन वो होता था प्राइम मिनिस्टर, किंग होता था, या चीफ जिसको बोल देते हैं, वो होता था उस समय। अभी ये जो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो भी फैसले लिए जाते थे वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होते थे। मतलब कोई भी
एक तो किंग है, जो किंग या चीफ होता था, ये भी मोशन को पेश कर सकता था, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते थे कि हाँ जिस चीज़ के ऊपर हमें कानून की ज़रूरत है। और उसके अलावा और भी जो भी मेंबर्स वहाँ पे होते थे वो भी किसी ना किसी तरीके का मोशन है जो उसको मूव कर सकते थे, ठीक है। और वोटिंग कैसे होती थी, किसी भी मत के ऊपर भी ये इसको कानून बनाना है कि नहीं बनाना, सीक्रेट बैलेट सिस्टम जैसे आज होता है, ठीक है। कोई भी लॉ है वो पार्लियामेंट में आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद एक फ़िक्स डेट को उसके ऊपर वोटिंग होगी। वोटिंग कैसे होगी, सीक्रेट वोटिंग होगी, ठीक है। और सीक्रेट वोटिंग का मतलब क्या है, कुछ लोग बोलेंगे येस उस लॉ को, कुछ लोग बोलेंगे नो उस लॉ को। तो इस तरीके से जो ज़्यादा होगा, येस अगर ज़्यादा होगा तो वो कानून पास मान लिया जाएगा, अगर नो ज़्यादा होगा तो उस कानून को वहीं रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके का सिस्टम था सीक्रेट बैलेट, मतलब गुप्त मतदान हुआ करते थे और जिसको ज़्यादा वोटें मिल पड़ गई वो कानून बन जाता था, ठीक है। मतलब जो भी फैसले डिसीज़न लिए जाते थे वो मेजॉरिटी से डिसीज़न लिए जाते थे, मतलब अपनी मनमर्जी से नहीं। तो खुद ही सोच लो कि आज से लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देन 2600 साल पहले जो सिस्टम आज हम देख रहे हैं वो सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता था रिपब्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ हिस्ट्री, इतिहास खुद को दोहराता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है एक फिक्स्ड कोरम होता था। जैसे आजकल हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को स्टार्ट करने के लिए 1/10 मेंबर होने ज़रूरी चाहिए, ठीक है। 1/10 मेंबर होंगे तभी उनको क्या है, वो जो कुछ भी उनका जो कार्रवाई है वो स्टार्ट होगी। तो तब वो वहाँ पर भी क्या एक फ़िक्स्ड कोरम होता था संस्थागर का कि इतने मेंबर अगर होंगे तभी क्या हो सकता है, तभी ही उसकी वोटिंग है जो वो करवाई जा सकती है। और अगर उतने मेंबर्स मतलब वहाँ पे नहीं हैं तो देन क्या होता था, देन उनके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या होती थी कि शायद उसके अकॉर्डिंग सिस्टम सही तरीके से नहीं, मतलब जो कुछ भी कार्रवाई है वो कार्रवाई उसकी क्या है स्टार्ट नहीं करवाई जा सकती थी, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम होता था। तो हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था, जैसे आजकल होता है कि आजकल जो बंदा एब्सेंट है, मेंबर नहीं आया पार्लियामेंट में, उसको वोट का अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि अगर मान लो मैंने कल को कहीं जाना है तो देन मैं पहले ही अपनी वोट डाल के चला जाऊँगा कि मेरा इस मोशन के ऊपर येस है और नो है, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम ज़रूर था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट इसमें आता है कि प्रोविजंस फॉर काउंसल्स फॉर नगर्स एंड विलेजेस। वहाँ पे गांव के लिए और नगर्स के लिए क्या होता था, काउंसल्स होती थी। जैसे सेंटर में, जैसे हम बोल दें कि पूरे देश के लिए पार्लियामेंट है, ठीक है, किसी स्टेट के लिए असेंबली है, और गांव के लिए क्या है, पंचायतें हैं, ठीक है। और अगर शहर की बात कर लो तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कमेटियाँ, कुछ भी चीज़ें। तो एक लेवल सेट हो रहा है ना। तो इसी तरीके से जो संस्थागर होता था वो होता था सेंट्रल लेवल पे, नगर्स के लिए भी एक सेपरेट, मतलब दूसरे लेवल पर नगर असेंबली आ जाएगी, ठीक है, और तीसरे लेवल पर विलेज असेंबली आ जाएगी। मतलब इस तरीके से सिस्टम चल रहा था, लो लेवल के इस नीचे से लेकर ऊपर तक चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो ये जो काउंसिल्स होती थी, नगर्स और विलेज का ही काम देखना होता था इन्होंने सिर्फ ये देखना होता था कि लोकल इश्यूज़ जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोकल लेवल पे, नगर काउंसिल का काम होता था नगर लेवल पे जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट करना, और विलेज काउंसिल का मकसद होता था जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं विलेज लेवल पे उनको सॉर्ट आउट करना, ठीक है। और इनका मेन फोकस कहाँ पे होता था, इनका मेन फोकस होता था एजुकेशन पे, पब्लिक वेलफेयर पे और सोशल फंक्शन के ऊपर, ठीक है। मतलब जो कुछ भी काम इन्होंने करने होते थे वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के और सोशल फंक्शन करने होते थे, लोगों की भलाई के लिए और एजुकेशन के लिए। मगर ये काम कैसे करते थे, चाहे संस्थागर की बात कर लो, चाहे किंग की बात कर लो, चाहे इन काउंसिल की बात कर लो, ये ट्रेडिशन परंपराओं के आधार पर ही कुछ ना कुछ लॉज या कानून बनाते थे। मतलब अपनी मनमर्जी नहीं करते थे, जो कुछ सेट हो गया सिस्टम उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये काम करते थे। और इन काउंसिल्स में जो एल्डरली लोग होते थे, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, उनको स्पेशल स्टेटस मिलता था। जैसे आज भी है ना, कुछ बड़ा बुज़ुर्ग हमारे, वैसे आज तो ख़त्म ही होगी वो चीज़, आज से अगर 50-100 साल पहले बोल दूँ तो देन जो कुछ बड़े बुज़ुर्ग लोग कुछ कहते थे तो उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना जाता था, इवन सुना ही नहीं जाता था, उनको माना भी जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है इनका जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम की बात करो तो देन वहाँ पे कोर्ट्स अवेलेबल थी, कोर्ट्स के लेवल भी सेट किए हुए थे। मतलब जैसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया,
और उसके बाद छोटी अदालतें हो गई, है ना, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गई। तो इस तरीके से वहाँ पर भी कोर्ट्स देखने को मिलती थी और लेवल्स भी थे। और लेकिन इन कोर्ट्स का जो मेनली काम क्या होता था, इनका काम होता था जस्ट इन्वेस्टिगेट करना। कल्प्रिट है, कल्प्रिट पर दोष लग गए, ठीक है, उन दोष की क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती थी इन कोर्ट्स के अलावा, और कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। ये पनिशमेंट नहीं दे सकते थे, इनका काम होता था इन्वेस्टिगेशन। जो रिपोर्ट बन गई वो रिपोर्ट जाके दे दो किंग को या चीफ को, ठीक है। किंग बोल दो, चीफ बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। मेनली चीफ ज़्यादा सूटेबल है। तो ये रिपोर्ट चीफ को दे देते थे और चीफ का काम होता था पनिशमेंट्स देना, ठीक है। तो जो जो लेवल्स हैं, मतलब वहाँ पे अगर जैसे इन्होंने वज्जी संघ की बात की है, तो वज्जी संघ में 8 कोर्ट्स होती थी, मतलब 8 कोर्ट्स होती थी वज्जी संघ में, ठीक है। एक कोर्ट की बात कर लो, दूसरी कोर्ट की बात कर लो, तीसरी, मतलब जो दोषी है, दोषी हर किसी भी मतलब अदालत में जा सकता था। और अगर सभी अदालतों ने उसे क्या कर दिया, उसे कल्प्रिट घोषित कर दिया, तो देन उसकी सज़ा पक्की है। तो ये रिपोर्ट जाएगी किनके पास, ये रिपोर्ट जाएगी किंग के पास और किंग पनिशमेंट देगा, ठीक है। अभी आपका सवाल आ रहा होगा कि वज्जी संघ में इतनी 8 कोर्ट्स कैसे आ गई। तो वज्जी जो है, वज्जी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थी जो 8 मान लो कबीले बोल दो या ट्राइब बोल दो, ठीक है, इन ट्राइब्स ने मिलके बनाई थी, ठीक है। ये छोटे छोटे संघ थे, ये छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे 8, और इन्होंने मिलके एक बड़ा वज्जी संघ बना लिया था ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो और इनको कोई कल का ख़तरा महसूस ना हो, इस वजह से ऊपर, ठीक है। अभी सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, ये सिस्टम क्लैप्स करेगा, ठीक है। क्यों क्लैप्स करेगा? क्योंकि रिपब्लिक्स होते थे, छोटे छोटे एरियाज़ होते थे, छोटा छोटा ही इनका सेंटर ऑफ मतलब फंक्शंस होते थे। धीरे धीरे से क्या है, कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जिनका क्या होगा, मेनली फोकस होगा इंपीरियलिज्म पे, जो सोचेंगे कि हाँ अपने एरिया को बढ़ा लिया जाए, अपनी मतलब वो जीतना चाहते होंगे और दूसरे एरिया को कवर कर लेना चाहते होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, इन रिपब्लिक्स का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और इन रिपब्लिक्स को जो मोनार्कीज़ होती हैं, मतलब जो मोनार्कियल अरेंजमेंट्स होते हैं, जो किंगडम्स होती हैं, राजाओं की किंगडम्स होती हैं, ठीक है, वो किंगडम्स क्या करती हैं, इनको कैप्चर कर लेती हैं, ऑक्युपाइड कर लेती हैं, ठीक है। तो इनके डिक्लाइन का क्या कारण है, लैक ऑफ यूनिटी। सबसे पहले तो इनमें यूनिटी नहीं थी, ठीक है। ये छोटे छोटे से तो ज़रूर थे, लेकिन ये एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। अगर एक का किसी बड़ी किंगडम ने, किसी बड़े राजे ने किसी एक पर अटैक किया, तो देन दूसरे क्या करते थे, उसका किसी भी तरीके से मतलब हमले में साथ नहीं देते थे, ठीक है। जैसे वज्जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, वो एक ही थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही छोटे हुआ करते थे। जब बड़ी बड़ी किंगडम्स मगधा जैसे, या बोल दो वत्स जैसे, है ना, कुशाला जैसे इन पर अटैक करते थे, किंगडम्स अटैक करती थी, तो देन इनका मतलब सामना करना या इनको फेस करना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। छोटे छोटे होते थे तो देन सोर्सेज भी बहुत कम होते होंगे, इनके पास सोर्सेज कम है, तो देन इनकी आर्मी भी वीक होती होगी, ठीक है, और इनके पास हथियार भी कम होते होंगे। इसी वजह से इनका क्या डिक्लाइन होता चला गया। बाकी ये बेस्ड थे डेमोक्रेसी पे, मतलब ये इमीडिएटली जो चीफ होता था या किंग होता था वो फैसले नहीं ले सकता था, उनको प्रॉपरली संथागर में जाना पड़ता था, वहाँ पे कोई मोशन रखना पड़ता था, उसके ऊपर सारे डिबेट सलाह मशवरा करते थे, उसके बाद कोई लॉ निकल के आता था। तब तक तो क्या है, इनका आधा एरिया जीता जाता होगा, मतलब दूसरे। तो ये चीज़ है, डेमोक्रेसी भी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की भी यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें डिसीज़न मेकिंग में बहुत डिले होता है, ठीक है। इसी वजह से जो क्विक रिस्पॉन्ड करना होता है वो चीज़ें क्या पॉसिबल नहीं हो पाती। और ये जो रिपब्लिक्स थे ये एंटी इम्पीरियलिस्ट थे। इम्पीरियलिस्ट मतलब इनका जो अपना अपना राज था, ये सिर्फ इतने में ही खुश थे, इनका कहीं भी अपने राज्य का विस्तार करना या दूसरे राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लेना, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो अगर जो चीज़ इनको, ये सिर्फ डिफेंसिव पॉलिसीज़ में विश्वास रखते थे, डिफेंड करने में, तो अल्टीमेटली जो अटैक करेगा वो जीत जाएगा, उस समय की पॉलिसी थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो आ जाता है पॉलिसीज़ ऑफ मोनार्कियल अरेंजमेंट्स। राजे हुआ करते थे, जैसे मैंने बोला महाजनपद 2 तरीके के थे, एक तो थे रिपब्लिक्स और दूसरे थे मोनार्कीज़। रिपब्लिक जहाँ पे लोग अपना शासक चुनते थे, मोनार्कीज़ जो धक्के से बन जाते थे, मतलब अपने पावर के दम पे राजे को हराकर उसकी गद्दी पे बैठ जाते थे, उसका जो गद्दी है उसको छीन लेते थे। तो अभी ये
पावर के ऊपर बेस्ड अरेंजमेंट है तो देन ऑब्वियसली इनका मेनली फोकस क्या होगा, इनका मेनली फोकस ये होगा कि किसी ना किसी तरीके से क्या है अपने एरिया को मतलब एक्सपेंड किया जाए। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ ये अडॉप्ट करते थे और उसके लिए सबसे पहले इनका क्या फोकस होता था, सबसे पहले ये अपने छोटे छोटे जो दुश्मन हैं उनको छोटे छोटे जनपद हैं उनको अटैक करते थे, उनको जीतते थे और धीरे धीरे क्या है जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले छोटी मछली को ख़त्म करो पकड़ो और धीरे धीरे क्या है उस छोटी मछली के आसरे एक बड़ी मछली को क्या है ख़त्म करो। इस तरीके की पॉलिसीज़ तो मोनार्कियल अरेंजमेंट्स की थी, ठीक है। तो ये था अबाउट रिपब्लिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन रिपब्लिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो भी उसके कारण बता दीजिए, क्या क्या चीज़ इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।